कंपल्सरी पेपर 3rd यूनिट 4 इंटेलिजेंसी पार्ट 6। अब हम आपको बताएंगे बुद्धि के सिद्धांत, थियरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। बुद्धि के कुल 5 सिद्धांत इसमें प्रतिपादित हैं। पहला है एक खंड सिद्धांत, दूसरा है द्विखंड सिद्धांत, तीसरा है सामूहिक खंडों का सिद्धांत, चौथा है बहुखंड सिद्धांत और पांचवा है पदानुक्रमिक समूह खंड सिद्धांत। पहला एक खंड सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थन में बीने, टरमैन और स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक इकाई है और इसी के द्वारा सभी मानसिक क्रियाएं संचालित होती हैं। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सर्वव्यापी तथा सभी कार्यों में काम आने वाली होती है, जिसके कारण अन्य सभी मानसिक योग्यताएं बुद्धि द्वारा शासित होती हैं। अतः बुद्धि एक केंद्रीय सत्ता। यह इस यानी एक खंड सिद्धांत का विश्लेषण है। एबिंगहॉस के अनुसार संश्लेषण की योग्यता ही बुद्धि है। बीने के अनुसार सम्यक निर्माण की योग्यता ही बुद्धि है। टरमैन के अनुसार संबोधना के अनुसार सोचने की शक्ति ही बुद्धि है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन मनोवैज्ञानिकों ने एक खंड सिद्धांत बुद्धि की सर्वव्यापी सत्ता को मान करके, यानी बुद्धि को केंद्रीय सत्ता मान करके प्रतिपादित किया। दूसरा है द्विखंड सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, बड़े आदर से मनोविज्ञान की दुनिया में इनका नाम लिया जाता है, इनका नाम है स्पीयरमैन। इन्होंने 1904 में इस द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बुद्धि का निर्माण दो खंडों से होता है। इन्होंने दो फैक्टर माना। पहले फैक्टर इन्होंने कहा कि ये जनरल फैक्टर है, इसलिए अंग्रेजी में इसको जी फैक्टर भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर है, इसलिए उसको इसे यस फैक्टर के रूप में इन्होंने स्पष्ट किया। यानी बुद्धि में दो तत्व हैं बुद्धि के निर्माण में, स्पीयरमैन के अनुसार जी फैक्टर एंड यस फैक्टर। आइए दोनों पर हम अलग अलग चर्चा करते हैं। बौद्धिक प्रक्रियाओं के मूल में एक सामान्य खंड यानी जी तत्व रहता है। इसके साथ साथ प्रत्येक कार्य करने में कुछ विशिष्ट तत्व अथवा यश होते हैं जो अनेक होते हैं और व्यक्ति की हर क्रिया में अलग अलग कार्य करते हैं। सामान्य खंड सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में निहित समझा जाता है और विशिष्ट खंड विशेष प्रकार की क्रियाओं में ही पाया जाता है। विभिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट खंड यानी यस फैक्टर होते हैं। जैसे संगीत की अगर योग्यता किसी के अंदर है तो उसके अंदर गणित की भी योग्यता होती है, यांत्रिक योग्यता भी उसके अंदर होती है। मोटरसाइकिल चला लेता है वो, और साइकिल चला लेता है, संगीत भी गा लेता है, गणित के भी समस्याओं का समाधान कर लेता है। ये सभी मुख्यतः बुद्धि के विशिष्ट तत्वों पर निर्भर करते हैं, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि विशिष्ट योग्यता वाली क्रियाओं के में सामान्य खंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी संगीत की योग्यता में भी सामान्य खंड की आवश्यकता पड़ती है। यह मैंने उदाहरण दे करके आपको द्विखंड सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। आइए सामान्य खंड यानी स्पीयरमैन ने सामान्य खंड जी को किस प्रकार से माना है, इस पर चर्चा करते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का जो जी फैक्टर है, सामान्य खंड है, इसे मानसिक शक्ति कहा स्पीयरमैन ने। बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की व्याख्या स्पीयरमैन ने सामान्य खंड के अतिरिक्त विशिष्ट खंडों के अनुसार की है।
इसका कारण यह है कि यदि दो व्यक्तियों का सामान्य बौद्धिक स्तर एक सा हो तो भी दोनों में अंतर पाया जाता है। यानी आगे हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी जुड़वा बच्चे ही एक ही माता पिता के क्यों न पैदा हों फिर भी उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। तो स्पीयरमैन अध्ययन करके बताते हैं कि यह अंतर जी फैक्टर के कारण ही होता है। इस प्रकार से स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को बताने की कोशिश किया। विशिष्ट खंडों यानी जिसको हम स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं उसके आधार पर यानी स्पीयरमैन ने बुद्धि के विशेष तत्व को जो माना उसको यानी उनका यह कहना है कि यह सामान्य खंड प्रमुख है यानी जी फैक्टर, क्योंकि हम लोग इसका बुद्धि के साथ तादाद में स्थापित कर सकते हैं। स्पीयरमैन स्वतः ही से जी कहता है तो भी वह प्रत्यक्ष इसका बुद्धि के साथ एक से अधिक अध्यायों में तादाद स्थापित करता है। इस प्रकार से यह तादाद में पूर्णतया उचित ही है। यह एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है रेक्स नाइट। उन्होंने स्पीयरमैन के दृष्टिकोण को इस प्रकार से अपने शब्दों में लिखा है। सामान्य खंड की विशेषताएं होती हैं, इसे लिख लें, क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सामान्य खंड की विशेषताएं कुल 7 होती हैं। नंबर 1, इसमें इस खंड में यानी सभी खंड होते हैं। यह जन्मजात होता है। नंबर 1 फिर से लिखें, यह खंड सभी में होता है यानी सभी व्यक्ति में होता है। नंबर 2, यह जन्मजात होता है। नंबर 3, एक समान रहता है। नंबर 4, सामान्य रूप में मिलने पर भी सभी में भिन्न भिन्न मात्रा में यह पाया जाता है। इसकी बहुलता से अधिक मात्रा में सफलता मिलती है। नेक्स्ट यानी 6, पॉइंट नंबर 6, निम्न मात्रा में होने से कार्य क्षमता में कमी पाई जाती है तथा पिछड़ापन आता है। नंबर 7, जीवन में इसी की आवश्यकता अधिक पड़ती है और प्रयोग भी अधिक होता है। ये सामान्य खंड की 7 विशेषताएं यानी जी फैक्टर की। अब आप विशिष्ट खंड यानी एस फैक्टर की विशेषताएं लिखें। इसकी भी कुल 7 विशेषताएं हैं। नंबर 1, सभी में समान रूप से यह तत्व नहीं पाया जाता, यानी यस फैक्टर सभी मनुष्यों में समान रूप से नहीं होता। नंबर 2, यह अर्जित भी किया जा सकता है। नंबर 3, अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट खंडों का होना आवश्यक है। नंबर 4, इसकी बहुलता से विषय विशेष में निपुणता आती है। नंबर 5, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विशिष्ट तत्व होता है। नंबर 6, विशिष्ट खंड बुद्धिमत्ता का मापक नहीं होता। नंबर 7, अधिकांश व्यक्ति बिना विशिष्ट तत्व के यानी विदाउट एस फैक्टर मैक्सिमम लोग अपना जीवन जी सकते हैं, यानी अधिकांश व्यक्ति इसके बिना भी अपना जीवन बिता देते हैं। ये विशिष्ट खंड की विशेषताएं मैंने आपको बताया। पहला एक खंड सिद्धांत, दूसरा 2 खंड सिद्धांत, अब तीसरा सामूहिक खंडों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जी थॉमसन। इसके अनुसार परीक्षणों के एक छोटे समूह में एक खंड ऐसा सर्वनिष्ठ होता है जो जी यानी जनरल फैक्टर से भी कम व्यापक होता है। एग्जाम्पल के रूप में इसको आप समझें। सभी सांख्यिकी योग्यता वाले परीक्षणों में बी खंड व्यास होता है। अंतरिक्ष योग्यता वाले खंडों में के खंड तथा व्यवहारिक योग्यता वाले परीक्षण समूह में ई खंड निहित होते हैं। ये समूह खंड
5 में N, V, K, E आदि G से कम व्यापक होते हैं। G सभी समूह में पाया जाता है, जबकि N, V, K ये अपने अपने समूह में ही केवल पाए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत योग्यताओं के बहुत से समूह पाए जाते हैं। किसी एक विशेष समूह से संबंधित विशेष योग्यता वाला व्यक्ति उस समूह से संबंधित कार्यों में निपुण होता है। नंबर 4, बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, या इसे बहुखंड सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैली और थर्मस्टन हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बौद्धिक क्रिया कई खंडों की अभिव्यक्ति है, न कि केवल एक सामान्य खंड यानी जी फैक्टर की। थर्मस्टन के अनुसार बुद्धि परीक्षण निर्माण के 2 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला है बुद्धि के प्रारंभिक खंडों का पृथक्करण, दूसरा है ऐसे बुद्धि परीक्षणों का निर्माण जो सभी खंडों की अलग अलग परीक्षा करने में समर्थ हों। शुरू में उन्होंने कुछ प्राथमिक योग्यताओं को घोषित किया, किंतु बाद में संशोधित करके इन्होंने 7 प्राथमिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। 7 प्राथमिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सांख्यिक योग्यता, नंबर 2 शाब्दिक योग्यता, नंबर 3 स्थानिक योग्यता, नंबर 4 वाक्पटुता, नंबर 5 तार्किक योग्यता, नंबर 6 स्मृति योग्यता, नंबर 7 प्रत्यक्षात्मक योग्यता। इसे अंग्रेजी के सूत्र में अगर लिखना चाहें आप अपनी सुविधा के लिए तो लिख सकते हैं I = N + V + S + W + R + M + P। I = N, V, S, W, R, M, P। यानी N फॉर I फॉर इंटेलिजेंसी, N फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, V की जगह W कर दें आप उसको, W फॉर वर्ड एबिलिटी शाब्दिक योग्यता, S फॉर स्टेचुअल एबिलिटी स्थानिक योग्यता, वाक्पटुता वर्ड फ्लुएंसी है उसको W1 कर दें क्योंकि W 2 बार आ रहा है तो वर्ड फ्लुएंसी। R फॉर तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग एबिलिटी, M फॉर मेमोरी एबिलिटी स्मृति योग्यता, P फॉर परसेप्चुअल एबिलिटी यानी प्रत्यक्षात्मक योग्यता। इस प्रकार से 7 प्राथमिक योग्यताओं के बारे में लिखा उन्होंने। कैली महोदय ने अपनी बुद्धि के स्वरूप का अध्ययन खंड विश्लेषण पद्धति को अपनाकर किया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि 9 प्राथमिक योग्यताओं के समूह के द्वारा बनती है। अब आप कैली महोदय का 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह जो है उसे लिखें अकॉर्डिंग कैली। नंबर 1 वाचिक योग्यता वर्बल एबिलिटी, नंबर 2 सांख्यिक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर 3 स्थानिक संबंधों के साथ सफल व्यवहार करने की योग्यता एबिलिटी टू डील विथ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, नंबर 4 क्रियात्मक योग्यता मोटर एबिलिटी, नंबर 5 संगीतात्मक योग्यता म्यूजिकल टैलेंट, नंबर 6 यांत्रिक योग्यता मैकेनिकल एबिलिटी, नंबर 7 सामाजिक योग्यता सोशल एबिलिटी, नंबर 8 अभिरुचि जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, नंबर 8 शारीरिक क्षमता फिजिकल एबिलिटी। इस प्रकार से कैली ने 7 मानसिक योग्यताएं प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताया और थर्स्टन ने कैली ने 9 मानसिक योग्यताएं बताया जो भी मैंने लिखा है आपको, और थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं लिखा है उसको मैंने ऊपर आपको बता दिया है। ये सब टीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें, उस परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। नंबर 5
पांचवा है पदानुक्रमिक समूह खंड सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट और बर्नर ने किया। बर्ट के अनुसार कोई भी मूर्त बौद्धिक क्रिया 3 प्रकार के बौद्धिक कारकों पर निर्भर करती है। प्रथम, सामान्य योग्यता खंड, जो सभी बौद्धिक क्रियाओं में पाया जाता है और सामान्य बुद्धि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय, एक या अधिक समूह कारक, जो कुछ सीमित बौद्धिक कार्यों में ही विद्यमान रहते हैं। और तीसरा, विशिष्ट कारक, जो किसी विशिष्ट क्रिया तक ही सीमित रहते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार समस्त खंड अथवा कारक एक वंशावली वृक्ष के समान पदानुक्रमिक ढंग से सजाए जा सकते हैं। उन्होंने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व दिया है और मानसिक योग्यताओं को 4 स्तरों में बांटा है। उन्हें लिख लें। नंबर 1, सामान्य मानसिक योग्यता। नंबर 2, सामान्य मानसिक योग्यता के 2 पार्ट। नंबर 1, क्रियात्मक, कामा यांत्रिक, कामा स्थानिक और शारीरिक योग्यता। दूसरा पार्ट शाब्दिक, सांख्यिक और शैक्षिक योग्यताएं। फिर तीसरा, फिर जो ये दोनों स्तर हैं, इन दोनों स्तरों की योग्यताओं का मानसिक योग्यताओं में विभाजन किया जा सकता है, जैसे स्मरण, कल्पना, विचार आदि। फिर लास्ट है चौथा, विशेष मानसिक योग्यताएं। मानसिक योग्यताओं के विषय में 3 और सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें गिलफोर्ड का प्रज्ञा संरचना का सिद्धांत, गटमैन का पक्षी सिद्धांत, ब्लूम का शैक्षणिक वर्गीकरण सिद्धांत भी आता है। ये तीनों सिद्धांत अभी अनमेच्योर्ड अवस्था में हैं और इन पर प्रयोग और शोध कार्य चल रहा है, इसलिए इस पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि कुछ जगहों पर इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इसका उल्लेख किया जाना अभी हमारी समझ से उचित पूर्ण नहीं है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण नहीं है।